हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाइनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें दो चार्जेस होंगे। सिस्टम में दो चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना है। तो मैंने अभी दो एग्जाम्पल लिया है। इस दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल मैं पकड़ता हूं। ये यहाँ पर दो चार्ज है यहाँ पे सिस्टम में, Q और Q। सही है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या करना है, चेक करना है। तो जहां पर चार्जेस दे रखे हैं वहां पर एक लाइन खींच लो पहले आप, ऐसे यहां पर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ये खींच लो। ठीक है, क्लियर। अब कुछ बातें कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड करते हैं पहले पुराने हमारे प्रीवियस नॉलेज से। क्या कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके करीब सबसे ज्यादा होता है और उससे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। सही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, उसको क्या मानना है, अपने को पॉजिटिव मानना है। और जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर अगर पॉजिटिव माना तो इधर क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव माना तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज था, ये दो चार्जेस थे, तो इनके जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा वो। सही है ना। अच्छा, दूसरी बात कि आप चेक करना है कि वो डायरेक्शन क्या है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इस वाले पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब वो कहां पर पहुंच रहा होगा, इन्फिनिटी पर, प्लस इन्फिनिटी पे। मतलब अपना ग्राफ इधर कहीं से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फिनिटी पे। अच्छा, इसके जस्ट इस साइड आओगे इधर तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब ग्राफ कहां स्टार्ट होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी स्टार्ट होगा। सही है। और जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके इधर जाएगा, इस रीजन में तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, दूसरा कि इस वाले पॉइंट जस्ट आजू बाजू पहुंचोगे, इधर पहुंचोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से आ रहा होगा, तो ऐसे कहीं आ रहा होगा। और एक चीज और देखो कि इन दोनों के अगर सेम नेचर के चार्जेस रखे हैं हमारे पास, तो मिड वाले पॉइंट पर कहीं पर इनके बीच में जो रीजन आता है यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, अगर इनके चार्जेस क्या है, सेम नेचर के हैं। तो ये पहले डिस्कस कर रखा हमने। सही है ना। क्योंकि इक्वल चार्जेस है, जस्ट मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। सही है। तो यहां से घटते घटते जीरो आएगा। आगे का वेरिएशन देखते हैं हम लोग। ये वाला फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, इधर वाले पॉइंट्स के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, मतलब इस वाले पॉइंट पर इनफाइनाइट होगा वैल्यू, और प्लस इनफाइनाइट मतलब ऊपर जाएगा इधर। तो इधर जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, और दूर जाओ घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ऐसे चले जाएगा ये। सही है। बीच वाले में देखो, इस वाले पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि जैसे इधर आएगा इस वाले पॉइंट, मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, वो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहां से घटते 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 इस वाले पॉइंट में जीरो, और वापस से कहां जाएगा, घटते 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 नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बाइनरी आपका चार्ज था, बाइनरी चार्ज सिस्टम था, उसका हमने प्लॉट कर दिया। और अभी जो हमने केस लिया वो क्या था, दोनों सेम नेचर के चार्जेस थे, और इसमें और स्पेशल केस लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इस वाले पर आते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, सेम फंडा लगाने वाला हूं मैं। आगे यहां पर क्या कर दो आप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है। अब कुछ बात हम लोग पहले पुराना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करते हैं हम लोग। क्या कि अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इनके बीच वाले पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता अपने को आजू बाजू इधर इन दोनों रीजन्स में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ऐसा अपने लगता है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बट मैंने आपको बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इस पूरे रीजन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहीं ना कहीं। चाहिए। अब बाकी चीज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से या पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर क्या करेंगे, एक जनरल कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम इसको पकड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा राइट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब पॉजिटिव होता है, और यहां पर ये वैल्यू बहुत क्लोज है इसके, तो यहां से प्लस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा ये ग्राफ, यहां से कहीं से। ठीक। अब
इधर अगर हम जाए इसके तो इधर जाएगा लेफ्ट में, और जस्ट बाजू वाले पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव इन्फिनिटी पहुंचेगा, मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और यहां कहीं जीरो होगा नहीं, मतलब इस वाले एक्सिस कहीं कट नहीं करेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर तो इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है। अब इसको पकड़ते हैं हम लोग, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस इधर वाले पॉइंट्स को इधर बुलाएंगे, नेगेटिव है ना, तो इस डायरेक्शन में राइट साइड आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले रीजन में इसकी वजह से पॉजिटिव ही आने वाला है, और जस्ट बाजू में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पहुंचेगा, इसके जस्ट इनफाइनाइट पहुंचेगा। सही है, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? अब समझने वाली बात है कि इस रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, मतलब जो भी लाइन आएगा वो इसको कट तो नहीं करेगा। सही है क्या? और रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा इधर ही आएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, मतलब इस ग्राफ के जो ग्राफ हमारे पास इनके बीच में आएगा वो इस लाइन के ऊपर ही रहने वाला है। तो कुछ नहीं, एक जनरल ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इस पॉइंट इस पॉइंट से मिलाना है, तो कहीं मिनिमा आएगा बीच में, वो मिनिमा हमने कहीं बना दिया ऐसा, और ग्राफ चला जाएगा, तो बीच में हो गया ऐसा। इस रीजन देखते हैं हम लोग, इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे, इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि माइनस है तो अपनी तरफ बुलाएगा तो इधर होगा, और इधर होने का मतलब माइनस, और जस्ट बाजू मतलब इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, और हमने बताया आपको कि इस रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो होगा। सही है, तो मतलब ये जो ग्राफ यहां से जाएगा वो कहीं नहीं कट करेगा। क्लियर? और जब बहुत दूर पहुंच जाओगे आप इस वाले पॉइंट से, तो ग्राफ का कहां पहुंचेगा, जीरो की तरफ पहुंचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो जाएगा बहुत दूर वाले पॉइंट पे। तो ऐसा दिख रहा है अपने को, यहां से बढ़ना अपने को, सही है, ऐसे बढ़ेंगे और किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। सही है, और एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, और फिर क्या करेगा, धीरे धीरे इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, और जाके इनफाइनाइट पे वो टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन टच तो करेगा नहीं। तो ये आपका ग्राफ होगा किसका, जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हमारे पास सिस्टम में आए। ठीक है ना? आई होप समझ में आया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, बाइनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट कैसे किया जाता है वो हमने बनाना सीख लिया। हमने दो एग्जांपल लेके आपको समझाया कि दोनों के ऊपर क्या थे, सेम नेचर के चार्जेस थे, और दूसरा एग्जांपल जो लिया वहां पर हमने क्या लिया, एक तो दोनों का जो नेचर था एक दूसरे का ऑपोजिट था। ठीक है, तो आप तीसरा एग्जांपल अपने लेवल पर लेके उसको प्लॉट कर सकते हो, दोनों का नेचर नेगेटिव मान लेना आप। अभी तक हमने जो सेम नेचर माना था ना उसको पॉजिटिव था, आप क्या मान लेना, दोनों का नेगेटिव मान के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगले वाली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल का आंसर सिर्फ यहां पे लिख दूंगा साइड में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड। रॉड है, अभी फाइनाइट रॉड है, इससे पहले हमने क्या लिया था, इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था सिर्फ, जिसका वैल्यू आया था 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर, आर क्या था, उस रॉड से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आर है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2k लैम्डा बाई आर। और लैम्डा क्या है, इस चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, जल्दी से बना देता हूं मैं, ये इनफाइनाइट रॉड है, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आर डिस्टेंस एक पॉइंट था, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर, ये आता है। और मैंने बताया था ये पॉजिटिव है तो बाहर है, नेगेटिव है तो अंदर। ठीक है ना? चलिए अभी फाइनाइट रॉड के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और उसमें स्पेशल केस में मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनफाइनाइट रॉड के लिए इतना ही आता है, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, चलिए तो हमने क्या लिया, एक फाइनाइट रॉड लिया। ठीक है, एक फाइनाइट रॉड लिया हमने, ठीक, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा है, और ये कांस्टेंट रहने वाला है। जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लैम्डा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर सरफेस में अगर कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का तो सिग्मा कांस्टेंट आएगा, पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट आएगा। फिलहाल तो मैं लैम्डा की बात कर रहा हूं, लैम्डा अभी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, हमने एक पॉइंट यहां पे लिया, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करो आप कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां पर। ठीक, इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया उसका डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, सपोज आ रही है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है,
अच्छा, फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास रॉड है ये आपका पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसे हम लोग पॉइंट चार्ज में क्या करते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, किसी एक टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उस टुकड़े को क्या मानेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज मानेंगे। जो एक की वजह से आएगा उसके पैटर्न को हम लोग चेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी तो जहां से जहां तक कर सकते हैं लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट लगा के हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया कि इस वाले पॉइंट से y डिस्टेंस पे जाके एक dy लेंथ का क्या ले लिया हमने, dy लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, y पे जाके, यहां से y पे जाके dy का एक एलिमेंट ले लिया और एलिमेंट इतना छोटा है कि हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो dy था, सपोज वो इस वाले पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा था, है ना, वो डी थीटा एंगल कर रहा था। ये एंगल कितना बना रहा है, ये डी थीटा, और ये एंगल कितना मान लो आप, थीटा। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि जो एलिमेंट लिया हमने वो इस वाले पॉइंट से थीटा पर जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया और उस डी थीटा वाले एलिमेंट का जो लेंथ है वो डी वाई है। सही है, दोनों तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चूंकि पॉजिटिव था तो अपने से दूर भेजेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है पूरा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया पॉइंट चार्ज की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से डी बोल दिया, तो डी का एक कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा। सही है, क्लियर। इधर वाला जो कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्योंकि रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और जो इधर आया, इधर या इधर जिधर भी आए, जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो इस रॉड के अलोंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फील्ड बोलेंगे। सही है ना। चलिए, अब हम लोग कुछ इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी कितना हो जाएगा, देखिए, के डी क्यू बाई ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, हमने इसको अभी x बोल दिया। यहां से लेके जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का, हमने इसको क्या बोल दिया, x बोल दिया। ठीक, तो क्या बोलोगे, k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डी क्यू क्या है, इस वाले पॉइंट, इस वाले एलिमेंट पर चार्ज का वैल्यू है। तो अगर हमें बताया भी था आपको कि अगर कोई एलिमेंट लिया आपने, है ना, अगर उसका लेंथ मालूम हो तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर चार्ज मालूम चल जाएगा। जो डी क्यू यहां से निकल के आएगा, डी क्यू, उसका वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी वाई हो जाएगा। सही है, उस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं कि लैम्डा डी वाई डिवाइड बाई एक्स जो था हमारे पास, एक्स ये वाली डिस्टेंस है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स को मैं आर के टर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं, कॉस, तो बेस अपॉन आर अपॉन एक्स आ जाएगा। तो एक्स कितना आएगा, आर अपॉन कॉस थीटा, तो मैं उसको लिख सकता हूं आर सेक थीटा, मतलब यहां से आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगेन आप यहां से ट्राइंगल लगा के निकाल सकते हो कॉस थीटा टर्म से। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अब एक चीज देखो आप कि जो दोनों एंड है ना, ये मान लो आप कि दोनों एंड कुछ कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस वाली लाइन से या इस वाले पॉइंट पे। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये वाला जो एंड था लास्ट वाला, ये यहां से थीटा 2 एंगल बना रहा है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंड है, वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल जो है कितना बना रहा है, ये थीटा 1। मतलब ये दोनों एंड जो दिख रहा है अपने को इस वाले पॉइंट पर, इस परपेंडिकुलर लाइन से कुछ एंगल बना रहे होंगे। ये वाला लाइन जो दिख रहा है अपने को, इस परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2, और ये वाला जो एंड है इस परपेंडिकुलर लाइन से, ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना है, टोटल थीटा 1 बना रही है। ठीक है, चलिए, ओके। अब हमारे फॉर्मूले में एक तो डीवाई एक अननोन है और थीटा अननोन है ना। तो ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को हमें किसी एक सिंगल वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए, ये जो y आएगा इस ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं y निकालने की कोशिश करूं तो y आएगा हमारे पास, tan थीटा लगाऊंगा तो y आएगा r tan थीटा। सही है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy कितना आएगा, r
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं होता सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डीवाई आ गया इन टर्म ऑफ थीटा, मतलब पूरा वेरिएबल किसमें चेंज हो गया, अब आपका थीटा में हो गया, है ना। चलिए तो इस वाली वैल्यू को यहां पुट करता हूं, इस वाली वैल्यू को यहां पुट करता हूं। जो डीई आएगा, डीई वो कितना आ जाएगा, के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक आर से एक आर, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, तो जो डीई निकल के आया मैग्नीट्यूड वाइज वो आया के लेमडा बाई आर, है ना। और कुछ बचा क्या, नहीं, थीटा डी थीटा बचा। ये डीई का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, डीई का मैग्नीट्यूड आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको ये इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने कहां तक देख लिया था, ये डीई का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। डी कितना था, के लेमडा बाई आर डी थीटा आया था, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये हमने वापस से नया डायग्राम बनाया है क्योंकि उस वाले डायग्राम में बहुत सारी खिचड़ी पक गई थी, ठीक है। और वो होना भी चाहिए था क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो उसी डायग्राम में समझाऊंगा। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आई हो तो एक दो बार वापस से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करते रहना, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो हमने रॉड वापस से ड्रॉ किया। रॉड के दोनों एंड को हमने ज्वाइन किया इस पॉइंट से। वो दोनों एंड इस परपेंडिकुलर जो लाइन दिख रही है अपने को, ये लाइन और ये लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन से एक तो थीटा 1 बना रही है एंगल, एक कितना थीटा 2 बना रही है, ठीक। और जो एलिमेंट लिया था हमने यहां पर वो थीटा एंगल बना रहा था, ये सही है। तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो ये एलिमेंट आया था जिसका लेंथ dy था, उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया उसको हमने बोल दिया था डीई। डीई के दो कंपोनेंट आए थे, डीई cos थीटा और डीई sin थीटा। मैंने इसको परपेंडिकुलर बोला था, इसको पैरेलल बोला था। यहां तक क्लियर अपने को। चलिए तो मैं क्या करूंगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर, वो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन डीई cos थीटा, सही है। और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, क्योंकि थीटा वेरिएबल है तो हमें लिमिट वही लगाना पड़ेगा उसी के हिसाब से। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, हम लोग थीटा यहीं से मेजर कर रहे थे। हमने अगर इस वाले सेंस को अगर पॉजिटिव माना है, ठीक, तो इसका जो ऑपोजिट सेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये वाला सेंस नेगेटिव हो जाएगा थीटा के केस में। देखिए ऊपर वाला जो केस था वो पॉजिटिव हुआ तो थीटा 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो लिमिट लगाओगे आपको क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ठीक है ना। ये माइनस प्लस समझ में आ गया होगा। एक इधर नीचे था, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या था, क्लॉकवाइज सेंस में था। तो क्लॉकवाइज सेंस को हमने पॉजिटिव मान लिया था, तो थीटा 1 पॉजिटिव हो गया और थीटा 2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा तो वैल्यू पुट करता हूं मैं, डी का वैल्यू पुट करता हूं। तो डी का वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, और डी थीटा भी आएगा, cos थीटा भी आ रहा है, तो cos थीटा डी थीटा। लिमिट पुट कर दो क्योंकि पूरी चीज कांस्टेंट है। यहाँ पे आएगी माइनस थीटा 2, यहाँ आएगा प्लस थीटा 1, ठीक है। अच्छा अब ये जो cos थीटा होता है उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ठीक। sin थीटा में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे आप यहाँ पे, तो ई परपेंडिकुलर कितना निकल के आएगा, के लैम्डा बाई आर, है ना। sin थीटा 1, तो अपर लिमिट तो ऐसे आ जाएगा, माइनस हम लोग क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ माइनस थीटा 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो एक साइन ये पहले से आ गया, क्या जाएगा, प्लस, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, cos थीटा डी थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आएगा। अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट करोगे। अपर लिमिट में प्लस थीटा 1 है तो डायरेक्ट ऐसे आ गया, थीटा 1 आ गया, थीटा की जगह माइनस साइन लगाया था मैंने पहले यहां पर। और फिर जब मैं साइन के साथ लोअर लिमिट माइनस थीटा 2 रखूंगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो साइन आगे आगे आके इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे पूरी साइन थीटा 2 मिल जाएगा अपने को। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल के आ गया, इसको आप याद रखना, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट की। तो ई पैरेलल उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, वो आएगा इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, सही है। लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, सॉल्व करते देखिए। तो इसका तो वैल्यू क्या था, के लैम्डा बाई आर, और इसका डी थीटा साइन थीटा के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको मैं अंदर इंटीग्रेशन के लिए जाऊंगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया के लैम्डा बाई आर, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, सही है।
इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। सही है। अच्छा, तो माइनस कॉस थीटा जो आएगा, अब उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं। मतलब ये माइनस थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा वन पहुंच जाएगा, और थीटा वन कहां पहुंच जाएगा, लोअर लिमिट पहुंच जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो आएगा कॉस ऑफ, अपर लिमिट में आ गया लोअर लिमिट वाली वैल्यू, माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है ना। तो ये तो वैल्यू कॉस थीटा टू आ जाएगी, ये वैल्यू कॉस थीटा वन। हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये हमारे पास क्या निकल के आया भाई, ई पैरेलल कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, जो इस रॉड के परपेंडिकुलर। पैरेलल से मतलब है जो इस रॉड के पैरेलल हो। सही है ना। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है अपने को, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए हो अभी तक तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थीटा वन और थीटा टू है, पहली चीज ये है कि वो इस परपेंडिकुलर लाइन से हमने मेजर किया है। कई जगह बुक्स में आपको वो वैल्यू यहां से भी मेजर करते हुए दिखाई देंगे आपको। सही है ना। तो आप अभी यही याद रखो, अगर उसको करना चाहते हो तो उसके टर्म में भी आ सकता है। अगर आपको अगर ये वैल्यू दे रखा अल्फा, तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन पे क्या कर देना आपने, बस वैल्यू पुट करना है इन टर्म ऑफ अल्फा। सही है ना। फिलहाल तो आप ऐसे याद रखना, अभी ये आसान भी याद रखने का। तो पहला पॉइंट ये था कि परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। दूसरा कि थीटा वन और थीटा टू ये ऑपोजिट सेंस में लेने पर ही ये रिजल्ट आए थे। देखो थीटा वन और थीटा टू ऑपोजिट सेंस में थे, जब ऑपोजिट सेंस में लोगे तो ही ये रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर वो दोनों सेम सेंस में आ गए तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे कि थीटा वन एंड थीटा टू क्या आएंगे, ये सेम से, ये ऑपोजिट सेंस में अगर हैं, ऑपोजिट सेंस में है ना। अगर ऑपोजिट सेंस में है तब तो दोनों पॉजिटिव रखना, तब तो क्या रखना पड़ेगा आपको, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक। लेकिन अगर ये दोनों सेम सेंस में हुए तो कोई एक पॉजिटिव रखेगा और एक क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर ये क्या हो गए, दोनों थीटा वन एंड थीटा टू सेम सेंस में हो गए, और सेम सेंस में कब होगा, जब इस लाइन के दोनों एक ही साइड आ जाए। मैं वो केस लूंगा, है ना। मतलब इस लाइन के अगर दोनों पॉइंट एंड एक ही साइड आ गए, है ना, तब क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेंस में लेना पड़ेगा अपने को। उस केस में एक प्लस लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस। सही है ना। तो ये चीज को अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका क्या था, डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया के लैम्डा बाई आर sin थीटा वन प्लस sin थीटा टू, और पैरेलल आया के लैम्डा बाई आर cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। सही है, नोट कर लीजिए। फिर कुछ हम लोग इसमें स्पेशल केसेस की बात करेंगे। तो हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से कि अगर ये जो रॉड है ऐसे रही और आपको इस पॉइंट पे निकालना है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस रॉड को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, है ना। अब दूसरा काम क्या करते थे, इस परपेंडिकुलर लाइन या इस वाले पॉइंट से दोनों एंड को क्या करते थे, वो ज्वाइन करते थे। ठीक। और एंगल मेजर करते थे कहां से, इसी वाली लाइन से, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसी से हम लोग क्या करते थे, एंगल मेजर करते थे। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा वन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू। लेकिन आपको एक पॉजिटिव अगर आपने मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब ये ऑपोजिट सेंस में होते हैं तभी दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर सेम सेंस में हो गए तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप जो है बहुत टाइम, एक होता है कि आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्शन निकालने का और एक आइडिया हो जाएगा। इनफैक्ट वो आइडिया क्या है कि जैसे आप देखो कि जो भी आएगा फील्ड, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा एक ऐसा।
ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव लैम्डा है इस पर चार्ज डेंसिटी, तो हमेशा इधर ही भागेगा पॉजिटिव वाला। लेकिन जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ठीक, एक चीज हमें देखो दिख रहा है यहां से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा, कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका जो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर ही आएगा। आप कोई सा एलिमेंट उठा रहे हो यहां से, हर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही भेजेगा इस डायरेक्शन में, और उन सबका कंपोनेंट नीचे ही आएगा। तो इस वाले केस में ई पैरेलल ऐसा आएगा, ई परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको थीटा 1 थीटा 2 दे रखे होंगे तो आप उनकी वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। सही है ना, ये तो पहला केस हो गया। ठीक, दूसरा केस देखो आप, और इसमें फॉर्मूला कैसे पुट करोगे वो भी बता देता हूं मैं। जैसे अगर आप ई परपेंडिकुलर पुट करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाई आर, ठीक, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। तो लिखोगे आप साइन थीटा 1 प्लस साइन, अब एक को क्या लेना, माइनस थीटा 2, माइनस थीटा 2। सही है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक, अगर आपने पहले से ही ये साइन डिसाइड कर दिया है कि भाई ये डायरेक्शन आएगा वो अगर पहले से इधर आएगा, तो जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो पॉजिटिव निकालना। अगर आपने पहले से डायरेक्शन सेट कर दिया है तो ये आसान रहेगा अपने को। पहले आप क्या करो, अपने लॉजिक से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर लो, डायरेक्शन सेट कर लो। मैं क्या सोचा वो मैं आपको बताता हूं कि ये पॉजिटिव अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा इधर आएगा, दूर भागता है। ठीक है, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा हमें दिख रहा है इस लाइन के जो पोर्शन पूरा पूरा इसके ऊपर ही है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी आप एलिमेंट लोगे हर किसी कंपोनेंट किसी एंगल पर इधर ही आएगा कहीं ना कहीं, और उन सब का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो हमेशा नीचे ही आएगा। हर किसी का कोई सा पकड़ लोगे आप, उसका जो कंपोनेंट आएगा ना, एक तो इधर आएगा और दूसरा हमेशा नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा का उसका पैरेलल कंपोनेंट इस वाले केस में नीचे आ रहा है। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर जा रहा है। तो जब भी एक बार आपने साइन डिसाइड कर दिया, डायरेक्शन डिसाइड कर दिया, तो अगला स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू निकालोगे उसको हमेशा क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना। सही है, ई पैरेलल कितना आएगा देखो, अगेन मैग्नीट्यूड वाइज निकालो आप, के लैम्डा बाई आर कॉस माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वैसे इस वाले केस में फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो इसको अभी क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस देखो आप कि अगर ये जो रॉड जो हो गई वो इनफाइनाइट साइज की हो गई, तो ये जो एंगल बनेगा इस लाइन से उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे। तो जब ये इनफाइनाइट रॉड हो गया तो ये जो एंगल था वो किसकी तरफ बढ़ जाएगा, किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, 90 एंगल की तरफ टेंड कर जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, जो थीटा 1 था वो भी 90 हो गया, थीटा 2 था वो भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90। तो इनफाइनाइट रॉड के लिए मैं वैल्यू निकालता हूं, ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, फॉर्मूला अभी हमारे पास था के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 की जगह रखो 90 और प्लस साइन थीटा 2 जगह भी क्या रखोगे 90, क्योंकि दोनों ऑपोजिट सेंस में थे इसलिए दोनों को हमने प्लस ले रखा, साइन थीटा 1 थीटा 2 दोनों को। साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, आंसर कितना हमारे पास आया 2 के लैम्डा बाई आर। मैंने आपको बोला भी था कि फाइनाइट वाला केस लेके मैं आपको क्या करूंगा, इनफाइनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करके दिखाऊंगा, और मैंने प्रूव कर दिया कितना आया 2 के लैम्डा बाई आर। और वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज प्रूव करना बाकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही आएगा इनफाइनाइट की वजह से। इसका मतलब क्या है, पैरेलल कंपोनेंट 0 होना पड़ेगा। तो पैरेलल के लिए मैं लिखता हूं फॉर्मूला, ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 90 कॉस थीटा 1 90। कॉस 90 कितना होता है 0 0 0 माइनस 0 0, हमारे पास आंसर कितना आया 0। इसका मतलब ये था कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट मिल रहा है वो परपेंडिकुलर वाला ही मिल रहा है, पैरेलल वाला 0 मिल ही नहीं रहा है। मतलब इस पर नेट रिजल्टेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। सही है ना, नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड केस क्या बन सकता है, जो रॉड लिया है ना, रॉड वो जो पॉइंट था, हमने पॉइंट को जब पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट कौन सा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर उस रॉड ने उस लाइन ने दोनों को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया, मतलब ये लेंथ बराबर ये लेंथ, तो उससे क्या फायदा होगा
कि ये एंगल जितना आएगा उतना ही वाला एंगल आएगा, है ना, उतना ही वाला एंगल आएगा। मतलब θ1 जो है θ2 के बराबर हो जाएगा इस वाले केस में। मतलब अगर ये θ1 है तो ये θ1 थीटा है, तो θ2 भी कितना जाएगा, θ के बराबर हो जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर माइनस साइन बीच में आता है, cos θ2 माइनस cos θ1। तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेना पहली बात, θ1 θ2 क्योंकि दोनों ऑपोजिट सेंस में थे, पीछे माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो भी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा। तो जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, k λ/r sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, जब क्या है, ये जो लाइन है उसको इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रही है। सही है ना। आप उसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इसके ऊपर जो भी आप एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट के लिए डिक्टो एक छोटा एक एलिमेंट हमें नीचे ही मिलेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और उन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही मिलेगा। ठीक है, ये सोचने का तरीका था। ठीक, अब मैं फोर्थ केस लेता हूं कि हमारे पास एक रॉड थी, ठीक, बहुत लंबी रॉड थी। ठीक, हमने जो पॉइंट लिया वो एक एंड के जस्ट सामने ले लिया, ठीक है ना, यही वाले पॉइंट पे, ये डिस्टेंस r बोल दिया हमने। तो यहां से पहले काम तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो ऑलरेडी दिख रहा अपने को। ठीक, दूसरा काम क्या करते थे, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उससे दोनों एंड को मिलाते हैं और θ1 और θ2 क्या करते हैं फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां पर देखो जब इस पहले एंड को मिलाओगे तो आपको यही लाइन मिलेगी, मतलब एक चीज तो क्या हो गया, θ1 जीरो हो गया। ठीक, दूसरा क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इससे जो बनेगा ऐसे बहुत बड़ा एंगल बनेगा, मतलब θ2 क्या हो जाएगा, यहां से 90 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। सही है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, निकालने की कोशिश करेंगे इस वाले केस में, तो जो E परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे, E परपेंडिकुलर वो कितना आएगा, k λ/r sin θ1 तो हो गया 0 और sin 90 θ2 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, sin 90 1 हो गया 0, तो कितना बन गया पूरा, ये 1 बन गया। तो आप क्या लिखोगे, E परपेंडिकुलर कितना आया, k λ/r। सही है, पहला चीज तो आपको याद रखना है, k λ/r आएगा। अब पैरेलल निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं पैरेलल वाले को, k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1 है ना, तो cos θ2 कितना है, cos 90 और cos θ1 कितना है 0, तो cos 90 0 cos 0 1, तो ये जगह माइनस k λ/r। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप पहले अपना लॉजिक लगा के फील्ड का डायरेक्शन निकाल लो, है ना, क्या कर लो, फील्ड का डायरेक्शन निकाल लो। देखो मेरा लॉजिक ये बोलता है कि जो भी लेंथ है इसके ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर डायरेक्शन में आएगा नेट, और अगर इधर आता है तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, मतलब पैरेलल कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और वो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यहां से k λ/r आ रहा है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं मैं, कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, E पैरेलल कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, k λ/r आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा रॉड है जिसका एक एंड तो उसके जस्ट सामने ही है और दूसरा एंड उससे बहुत दूर है, तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड की तरह काम करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट आएंगे, पैरेलल वाला भी और परपेंडिकुलर वाला भी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सही है ना, मतलब जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस वाले से या किसी भी एक से 45 का एंगल बनाते हुए जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था ना, तो 45 का एंगल बनाएगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, √2 टाइम्स k λ/r। ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किधर, इसकी वजह से। ठीक है ना, ये √2 कहां से आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट किया, तो ये पूरी चीज अपने को मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां से अपने को क्या याद करके जाना है कि सेमी इनफाइनाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और उसका वैल्यू कितना होता है, k λ/r, k λ/r आता है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो यहीं से पीछे जाके आप क्या कर सकते हो, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके सेंटर पे 2k λ/r, और वो उस रिंग से सेंटर से बाहर की तरफ हो सकता है
या फिर उसके अंदर तरफ हो सकता है, डिपेंडिंग उनका नेचर क्या है चार्जेस का। और जब हमने क्वार्टर पार्ट लिया था, क्वार्टर पार्ट, तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर आते हैं, और आता है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। तो वो दोनों केस इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट रॉड से एकदम मिलते जुलते हैं। क्लियर है क्या? तो आप इसके बाद उस चीज को वापस आप देख सकते हो। क्लियर? चलिए